डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of Principle of Management. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 4 दैट इज स्टाफिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग जो वर्ड है वो स्टाफ से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि हमें मैन पावर को रिक्रूट करना है। ओके, सो आज के हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। मैन पावर प्लानिंग हम कैसे करते हैं, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस होती है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर को यूज़ करने के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है कि हमारे पास इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और हमें इसके ऊपर रिक्रूटमेंट करना है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। स्टाफिंग में देखिए क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क फोर्स रिक्वायर्ड है, कितना हमारे पास वर्कलोड है। उस वर्कलोड को कम करने के लिए हमें नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है रिक्वायरमेंट से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतना वर्कलोड है और प्रेजेंटली हमारे पास इतनी वर्क फोर्स है और इसमें से हमें थोड़े से एम्प्लॉयज़ और चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऑफिशियली पब्लिकली एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर 10 मार्केटिंग मैनेजर्स फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो हम क्या करते हैं कि एक मैन पावर के रिक्रूटमेंट से लेके उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रेनिंग, सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, हम उसको कितने वर्किंग आवर्स के लिए असाइन कर रहे हैं, कितना उसको टास्क देंगे, ये सारी जो प्रोसेस होती है उसको कंबाइनली हम बोलते हैं स्टाफिंग। ओके, तो स्टाफिंग की मीनिंग क्या बताई है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने हमें स्टाफिंग की मीनिंग बताई है, दैट इज स्टाफिंग रिफर्स टू द continuous process of finding, selecting, evaluating and developing a working relationship with current or future employees. The main goal of staffing is to fill the various roles within the company with suitable candidates. मतलब जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको हमें फिलअप करना है। सिर्फ और सिर्फ फिलअप नहीं करना है, हमें वो एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज करना है। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करें तो वो लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे जो टर्म स्टाफिंग है वो हमें क्या बताता है, राइट। स्टाफिंग में जैसे भी हमने समझ लिया कि एक पूरी प्रोसेस है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम स्टिमुलेट करते हैं जनरल पब्लिक को। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगी, अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उसमें से राइट पर्सन कौन है हमारी राइट प्रोफाइल के लिए, जो कि अभी वैकेंट है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज अ रिक्रूटमेंट। सेकेंड, जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं उसमें से कुछ एप्लीकेशंस को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं जो हमारी वैकेंसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। द थर्ड वन इज द डेवलपमेंट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कैसे करना है। जो भी एम्प्लॉय हमारे पास आएगा जॉब के लिए, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है या फिर उसको किसी भी टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं ताकि हमारी जो प्रोफाइल है, जो हम उसको डिज़ाइन करने वाले हैं कि आपकी डेजिग्नेशन ये प्रोफाइल में होगी, तो वो उससे क्या हो, कंपैटिबल हो जाए। एंड कॉम्पनसेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल, और हम उसको सैलरी कितना ऑफर करेंगे, क्या वो सैलरी उसकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगी कि नहीं। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है
while doing the staffing process. Staffing like other managerial functions, जैसा कि हमने समझा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन थी, राइट? उसमें क्या बोला था? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, राइट? तो हमने प्लानिंग पढ़ लिया, हमने पूरा प्लान बना लिया कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करेंगे, किसको क्या जॉब रोल असाइन करना है, वो हमने ऑर्गेनाइजेशन में समझ लिया। अब हमारी बात आती है कि स्ट्रक्चर बनने के बाद हमें जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं स्टाफिंग के अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे स्टाफिंग का मतलब तो हम समझ गए, तो स्टाफिंग का नेचर क्या होता है, राइट? स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ मैन पावर। मैनेजमेंट में क्या होता है? हम एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं, और उसके फंक्शंस क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, etc, राइट? तो स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, प्रमोशन एंड कॉम्पनसेशन ऑफ पर्सोनेल। Staffing may be defined as the process of hiring and developing the required personnel to fill in the various position in the organization. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? मैन पावर को हायर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। नेचर ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट के अंदर आता है। ओके, सेकेंड फंक्शन इज स्टाफिंग इज अ परवेसिव एक्टिविटी। आपका बिजनेस चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, राइट? आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं, या आप पार्टनरशिप में हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, आप एमएनसी हैं। ओके, इसमें मेन जो कॉमन मैनेजमेंट का फंक्शन है दैट इज अ प्लानिंग। आप कोई भी बिजनेस चलाओगे आपको प्लान करना पड़ेगा, राइट? उसको प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मैन पावर रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टाफिंग करना पड़ेगा। तो स्टाफिंग क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना है। ओके, थर्ड नेचर इज स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एम्प्लॉय हायर किया, वो 6 मंथ काम करके चला गया, तो फिर से उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, तो उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए फिर से हम रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये तब तक चलती है जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल। राइट प्लेस पर हमें राइट पर्सन को असाइन करना है, जिसका क्वालिफिकेशन उस वैकेंट सीट से मिलता जुलता हो, जिसको उस वैकेंट सीट पर बैठने के बाद बताना ना पड़े कि आपको यही काम करना है। ओके, स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन टू द राइट जॉब। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, कि स्टाफिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, हम स्टाफिंग क्यों करते हैं, स्टाफिंग करने से हमें क्या फ़ायदे हैं। ये सारी चीज़ें हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्ता धर्ता होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट? बिना स्टाफ के आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें हेनरी फेयोल जी ने बोला था कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो गोल्स है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। तो ये क्या है? बहुत ही फंक्शनल एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। बिल्डिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप। जितने भी स्टाफ्स आपने रिक्रूट किए हुए हैं, अगर उनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी है तो सब लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छे से काम करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने हायर किया है उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप आकर आपने बुक में जो पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो भी समझा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, उसमें काम कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कोई भी एम्प्लॉई अगर हम हायर करेंगे तो हमारा क्या होता है पर्पस, कि वो लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग रहे। पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन। जितना स्किलफुल एम्प्लॉई होगा, जितना क्रिएटिव एम्प्लॉई होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, हमारी वर्किंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? फास्ट हो जाती हैं।
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन कैपिटल हम किसको बोलते हैं? स्टाफ्स को बोलते हैं या एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास रिप्रेजेंट करने के लिए उतनी ही मैन पावर होती है जितनी उन लोग ने स्टाफिंग करके रखी होती है। भले ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा सेटअप है, अच्छी अच्छी मशीनरी हैं, लेकिन अगर उनको ऑपरेट करने के लिए आपके पास स्किल्डफुल एम्प्लॉय नहीं है तो आपकी मशीन, आपका सेटअप किसी काम का नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि आपको एक ह्यूमन कैपिटल मिल जाती है जो इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वर्क करती है। ओके, आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस की। तो स्टाफिंग के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, एक अच्छा स्टाफ हमें कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम स्टाफिंग प्रोसेस में समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ अ मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपको एनालिसिस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपके पास अभी कितना वर्क फोर्स है और कितना वर्कलोड है। तो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से आप क्या करोगे? रिक्रूटमेंट हायर करोगे, राइट? कि आपको पर्टिकुलर 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? जो भी एडवर्टीजमेंट निकालोगे वो 10 एम्प्लॉयज़ के लिए निकालोगे। ओके, सेकेंड प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एज पर डिमांड होता है, राइट? हम क्या करते हैं? जनरल पब्लिक को स्टिमुलेट करते हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसमें आप अप्लाई कीजिए। तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है? जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे पास आएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगी? चॉइस होगी कि हमें किसको हायर करना है, किसको नहीं। थर्ड वन इज़ अ सिलेक्शन। आफ्टर रिसीविंग सो मैनी एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स, हम क्या करते हैं? उसमें से फिल्टर करते हैं कि हम जो जॉब रोल असाइन करने वाले हैं उसमें से कॉम्पिटेंसीज कितनी प्रोफाइल्स के पास है। तो सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और रिक्रूटमेंट में क्या होता है? हम पब्लिक को होप देते हैं कि अगर हो सकता है आप हमारे यहाँ पर अप्लाई करोगे तो मे बी आपको जॉब मिल सकती है। फोर्थ वन इज ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू हो जाता है और आपने उनको हायर कर लिया, तो दैट इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप उसका क्या करोगे? सबसे इंट्रोडक्शन कराओगे, सबके एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीफ, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बिहेवियर के बारे में उसको समझाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे? जॉब रोल को असाइन करोगे। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। अब जैसे अगर हमने फ्रेशर स्टूडेंट को हायर किया, राइट? फ्रेशर स्टूडेंट को एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बुक से जो भी पढ़ के आया हुआ होता है, ट्राई करता है कि अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें मैंने जो भी पढ़ाई की है उसको मैं क्या करूँ? इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो हम क्या करेंगे? थोड़ी सी उसको ट्रेनिंग देंगे, थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो बंदा क्या हो जाए? इतना स्किलफुल हो जाए, मैच्योर हो जाए कि उसको पता चले कि हाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका ये है, और वो उस तरीके में ढल जाए और वो स्मूथली काम करे। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन। अब हमने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दे दी, उसका डेवलपमेंट भी कर दिया, अब हम उससे क्या बात करेंगे? हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल एंड योर क्वालिफिकेशन। तो रेम्यूनरेशन हम उसको किस प्रकार से देना चाहते हैं? हम उसको वेजेस ऑफर कर रहे हैं, सैलरी ऑफर कर रहे हैं, हम पेमेंट कैसे करेंगे, पीएफ डिडक्शंस, पॉलिसीज, रूल्स, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉलो करता है वो सारा आपको डिस्कशन करना है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर वो एम्प्लॉय 6 मंथ तक काम करने के लिए एग्री हो जाता है, राइट? उसने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें क्या करना है? उसकी 15 टू 20 डेज में रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट में क्या होगा कि उसका काम करने का तरीका कैसा है, उसको जो टास्क हमने असाइन किया था उसने फुलफिल किया कि नहीं, वो कितना क्रिएटिव है, उसकी स्पीड कितनी है। अगर एम्प्लॉई बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, अच्छे से काम करता है, तो हम क्या करेंगे? उसका अप्रेजल करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, या फिर उसको उसकी रेम्यूनरेशन दैट इज सैलरी और वेजेस के अलावा भी एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे? उसको अलाउंस पे करेंगे। अब हम बात करेंगे मैन पावर प्लानिंग की। अब मैन पावर प्लानिंग कैसे होती है? मैन पावर प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग द करंट मैन पावर इन्वेंट्री। अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या उसके अलावा भी हमें और लोग चाहिए?
क्या हमारे पास जितनी वर्क फोर्स है वो कम है? तो ये सारा एनालिसिस कौन करता है? अपर लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं, राइट? तो मैन पावर प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी करंट पोजीशन पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम पहले ये सोचेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर से बिलोंग करता है। ओके, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज है, वो मार्केट में कितना उसका नेटवर्क है, क्या हमें मार्केटिंग फोर्स चाहिए, क्या हमको डायरेक्टर्स चाहिए, कि हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कैंडिडेट्स चाहिए। तो आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मैन पावर प्लानिंग होती है वो टोटली उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के अंदर करेंटली अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, ये सारी एनालिसिस कौन करेगा? अपर लेवल मैनेजमेंट करेगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोसेस की, रिक्रूटमेंट की, ठीक है। अब हमने इंटरनल एनालिसिस कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करंट पोजीशन है वो हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? अब हमने डिसीजन ले लिया कि हमको इतनी वर्क फोर्स और चाहिए, तो हम इतने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब सेम चीज़ है कि हमने पब्लिकली एक अनाउंसमेंट किया दैट वी आर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हमें इतने मैन फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें इतनी एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। तो रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम पब्लिक को होप देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने हमें एक डेफिनेशन दी है, दैट इज रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। हम कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, और हम उनको पिंच अप करते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए। रिक्रूटमेंट इज द एक्टिविटी दैट लिंक्स द एम्प्लॉयर्स एंड जॉब सीकर्स। ये एक ब्रिज है एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के बीच में, कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आप ब्रिज को पार करके इस साइड आ सकते हो, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैकेंसी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ हमें एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखना है, ठीक है, विथ स्पेशलाइजेशन की हमारा डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट, वहाँ पर हमें 2 HR रिक्रूटर्स की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ेंगी? रिक्रूटमेंट के टाइम पे बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर के फैक्टर्स होंगे, कुछ फैक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होंगे। तो इंटरनल फैक्टर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। हमने खुद ही प्लान किया है कि हमें कितने लोग चाहिए, जिनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना है, हम डोमेस्टिक कंपनी है कि हम फॉरेन कंपनी है, ये हमको इंटरनल एनालिसिस करनी पड़ती है। कितनी कॉस्टिंग जाएगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर हमारा बजट होता है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, इसलिए हम मैन पावर या ह्यूमन कैपिटल को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं, लाइक हमारे कॉम्पिटिटर्स हुए, सप्लायर्स हुए, लेबर कॉस्ट कितनी है, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना है, क्या रेट है, क्या हर साल कितने लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ती है? रिक्रूटमेंट के पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, राइट, कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास कितना वर्क फोर्स है, वो कितनी सैलरी ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? एज आई बिलोंग फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट, तो मैं क्या करूँगी? एक्सटर्नल फैक्टर के साथ इंटरनल फैक्टर्स दोनों को सामने रखूँगी, फिर मैं बैलेंस करूँगी कि इसके बाद मुझे क्या डिसीजन लेना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। अब मुझे पता है कि मुझे 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट तो 15 साल से रनिंग है, राइट। मेरे ही डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हैं
जो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना उसी में से किसी एक एम्प्लॉई को मैं ऑफ़र करूं कि आप अच्छा काम करते हो, क्या आप अपनी जो जॉब है, जो जॉब प्रोफाइल है, जो डेजिग्नेशन है आपकी, इसके ऊपर की डेजिग्नेशन अगर मैं आपको ऑफ़र करूं तो आप कैपेबल हो कि आप उतना वर्कलोड संभाल पाओगे। तो रिक्रूटमेंट के लिए कुछ टाइप्स हैं, कुछ सोर्सेस हैं जहाँ जहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि मेरी सपोज मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, राइट। उसकी 5 ब्रांचेस है सिटी के अंदर। ठीक है, उसमें से मुझे पता चला कि एक पर्टिकुलर ब्रांच में एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है एंड वो जॉब छोड़ने वाला है जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द सैलरी वी हैव ऑफर्ड हिम इन अ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वो सिर्फ सैलरी के लिए जॉब छोड़ने के लिए रेडी है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी में उसका ट्रांसफ़र करा दूंगी अपनी वाली मेन ब्रांच में कि आपको सैलरी से प्रॉब्लम है तो आप मेरी ब्रांच में आकर काम कीजिए, मैं थोड़ी सी सैलरी का इंक्रीमेंट कर दूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। प्रमोशन, अब मेरे ही ब्रांच में एक एम्प्लॉई था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, उसका वर्किंग स्टाइल भी अच्छा था। तो मैंने क्या किया, उसकी जॉब प्रोफाइल से उठाकर उसको उसकी जॉब प्रोफाइल में इंक्रीमेंट कर दिया। वो नॉर्मल एम्प्लॉई था, मैंने उसको डेप्यूटी डायरेक्टर बना दिया, तो उसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। तो मुझे अलग से कैंडिडेट्स नहीं ढूंढने पड़े, मेरे ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी ब्रांच में ऑलरेडी स्किलफुल एम्प्लॉई थे जिनको ही मैंने दोबारा रिक्रूट कर लिया विथ डिफरेंट डेजिग्नेशन। ओके, सेकंड है हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम पब्लिकली एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट हायरिंग का नोटिफिकेशन निकालते हैं दैट वी आर हायरिंग फॉर द 10 एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन फॉर रुपीज़ इतना पर मंथ, जो भी है हम सारी टर्म एंड कंडीशंस उस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। हमने न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट निकाला, या फिर हमने क्या किया, naukri.com, indeed.com, freshersjob.com में क्या कर दिया, एक सर्कुलर नोटिस भेज दिया कि हमारे यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने नोटिस या आपके नेटवर्क में भेज दीजिए, तो वहाँ से भी हमें कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। हमने एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का सहारा लिया, लाइक गवर्नमेंट का भी पोर्टल है, ठीक है, रोजगारवाला.com, एंड प्राइवेट भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सर्विसेज होती है, हमने उनको बोल दिया कि हमारे यहाँ पर इतनी वैकेंसीज खाली हैं, अगर आपके रेफरेंस में कोई पर्सन है तो आप उसको भेज दीजिए। रिकमेंडेशंस मीन्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से हमने पूछ लिया कि इस डेजिग्नेशन के लिए इतनी सैलरी पर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली हैं, अगर आपकी पहचान का कोई कैंडिडेट है तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, आप उसको बोलिए कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। ओके, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड स्टेप है हमारा। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब। इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट विद द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम मैच करते हैं कि जो वैकेंसी है उस लायक कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और जो स्किल्स हमको चाहिए पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्या उनके रेज्यूमे में वो सारी स्किल्स मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को उनके क्वालिफिकेशन स्किल्स के साथ मैच करते हैं कि वो हमारी करेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को पिंचअप करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि आप अप्लाई कीजिए, और सिलेक्शन में हम उसका जस्ट ऑपोजिट वर्क करते हैं कि उन्हीं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को फिर से फिल्टर करते हैं कि जितने कम कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो जो कैंडिडेट्स होंगे वो क्वालिफाइड होंगे। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है,
रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास डेटा आएगा। हो सकता है कल को कोई एम्प्लॉय छोड़कर चला जाए, राइट? तो हमें तुरंत दूसरा एम्प्लॉय चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो वेटिंग लिस्ट में एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका डेटा ऑलरेडी हमारे पास होता है, हम उनमें से किसी को भी कॉल करके बुला सकते हैं। सिलेक्शन इज़ अ पिकिंग ऑफ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। जो उसमें से सबसे बेस्ट है उसको रख लिया, बाकी को छोड़ दिया। की फैक्टर की बात करें तो रिक्रूटमेंट इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग द जॉब, बट सिलेक्शन इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज अ रिक्रूटमेंट, सेकेंड स्टेप है हमारी सिलेक्शन। प्रोसेस की हम बात करें तो रिक्रूटमेंट में सिर्फ हम नोटिफिकेशन देते हैं, बट सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम उसका रिटर्न टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मेडिकल टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए उन सब का एग्जामिनेशन लेते हैं, राइट? तो रिक्रूटमेंट वेरी इकोनॉमिकल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, छोटा सा नोटिफिकेशन ही तो निकालना है। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है तो हमने ग्रुप में ही भेज दिया कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, लेकिन सिलेक्शन में हमको एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने पड़ते हैं, तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो रिक्रूटमेंट में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन सिलेक्शन थोड़ी सी कॉस्टली प्रोसेस होती है। आई होप आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय का अगर हमें सिलेक्शन करना है तो किस ऑर्डर में हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हम कराएंगे, दैट इज़ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, राइट? उसमें से जो लोग सिलेक्ट होंगे उनसे फिर हम क्या करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन फिलअप कराएंगे। उसके बाद उनका रिटर्न टेस्ट लेंगे, रिटर्न टेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और लास्ट में क्या करेंगे, हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस हैं जो हमें क्या करना है, सीक्वेंस में फॉलो करना है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए, उनका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू लिया, उसके बाद हमने उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, उसके बाद हमने क्या किया, मेडिकल एग्जामिनेशन किया, और लास्ट में हमने उनसे सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस करके उनको ऑफर लेटर दिया। अगर कोई भी कैंडिडेट उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करता है और कल से वो ज्वाइनिंग के लिए आ गया, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद की प्रोसेस होती है ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। अब कैंडिडेट्स आ गए हमारे पास 4, राइट? अब वो न्यू हैं, उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका कल्चर क्या है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेचर क्या है, किसका क्या डेजिग्नेशन है, ठीक है, कौन कैसे काम करता है, कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हम फ्रेशर कैंडिडेट्स को बताते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, मीन्स हमने सबको इंट्रोड्यूस कराया। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ पहले तो हम उसको समझाएंगे कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, आपका जॉब रोल ये है, राइट? आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि ये एचओडी हैं, ये डायरेक्टर है, ये डेप्यूटी डायरेक्टर है, राइट? ये सीनियर है, ये जूनियर है, राइट? फिर हम बात करेंगे कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस में जाने वाले हो, ठीक है, तो उसका गोल क्या है, तो उसके गोल को अचीव करने के लिए आपको काम करना है, ठीक है। फिर हम उसको बताएंगे कि आपका जो वर्किंग रहेगा मंडे टू सैटरडे रहेगा, सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आपका हॉलीडे रहेगा, ये सारी चीज़ें हम उसको बताएंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉय ने बोला कि आई एम द फ्रेशर कैंडिडेट, आई नीड सम ट्रेनिंग, तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्हांसिंग द स्किल्स। ऑलरेडी वो वेल एजुकेटेड था, लेकिन थोड़ा सा उसको क्या था, इन्हेंसमेंट चाहिए था अपनी स्किल्स को फर्निश करने के लिए। कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ऑलरेडी उस बंदे के पास नॉलेज था, बट उसको थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए था अपनी स्किल्स में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोसेस मोल्ड्स द थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड लीड्स टू क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। उसको काम करना भी आता था, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्रेनिंग देके उसको स्मार्ट कर दिया कि आपको तो काम करना ही है, लेकिन आप अगर इस तरीके से काम करोगे तो जो हमारा गोल है वो बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड
नेवर एंडिंग इन नेचर। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर्स में डेली नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर चलाना सबको आता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सबको यूज़ करना नहीं आते। तो हमको क्या करना पड़ता है, बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को कि आप ऐसे काम करो ताकि आपका टाइम बचे। ओके, तो ट्रेनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेनिंग हम कब देते हैं? अब फॉर एग्जांपल 2 एम्प्लॉयज़ हमने हायर किए, ठीक है। एक एक्सपीरियंस था, एक फ्रेशर था, तो दोनों को ट्रेनिंग देने का तरीका अलग अलग होगा हमारा, ठीक है। तो हमने अगर दोनों को ट्रेनिंग दी है तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहले वो खुश हो जाएगा, उसका मोरल अप हो जाएगा कि चलो थोड़ा सा मुझे आता था, थोड़ा और मुझे पता चल गया तो मैं अच्छे से काम करूँगा, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, लेवल अप हो गया, मोरल अप हो गया। अब वो सोचेगा कि मैं अच्छा काम करूँगा, अब तो मुझे सारी चीज़ें बनने लगी तो हो सकता है मेरा प्रमोशन हो जाए। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे कि हम किन किन मैथड से, किन किन तरीक़ों से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। On the job training methods are those which are given to the employees within every working of concern। मीन्स हमने उनको प्लेटफॉर्म दे दिया, आप एक्सपेरिमेंट करो और चीज़ों को सीखो। आपसे कोई चीज़ नहीं बनेगी तो बीच बीच में हम आपको बताएंगे, या फिर आप अपने सीनियर एम्प्लॉय से सीख लेना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। सेकेंड मैथड इज़ ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, उसमें की स्किल्स उनको सिखाएं। हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया या वेबिनार ऑनलाइन हमने कंडक्ट किया और उनको सिखाया कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे। अब हम बात करेंगे, हमने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दे दी, अब हम बोलेंगे कि आपको रेम्यूनरेशन कैसे चाहिए। तो हम उससे बात करेंगे कि आपको वेजेस चाहिए, पर डे पर आवर के हिसाब से काम करना है, या फिर आपको मंथ के एंड में कैलकुलेशन होने के बाद आपको सैलरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय से डिस्कस करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मैथड्स ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। फर्स्ट वन इज़ टाइम रेटेड मैथड। उसमें क्या होता है, in this remuneration is linked directly with amount of time devoted by employee on a particular work। एक पर्टिकुलर वर्क को काम करने के लिए एम्प्लॉय ने कितने आवर्स खर्च किए, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, अर्ली, वीकली या डेली। उसके बाद हम उसको मंथली पे आउट करते हैं। ओके, सेकेंड मेथड है हमारी प्राइस रेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड relates with method of compensation where remuneration is paid on the basis of pieces generated or produced by an employee। मीन्स इसको हम फ्रीलांसिंग या फिर टास्क बेस्ड पेमेंट भी कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि अगर आप कोई भी क्लाइंट जनरेट नहीं करते हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रह के, तब भी हम आपको 7,000 मंथली पे करेंगे। लेकिन अगर आप 10 एम्प्लॉय जनरेट करते हो तो पर एम्प्लॉय हम 1,000 रुपीज़ का कमीशन या बोनस देंगे। तो हमने क्या कर दिया, उसका मोरल बूस्टअप करने के लिए पेमेंट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसको हम बोलते हैं पीस रेट मेथड। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय बहुत खुश है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत ऑनेस्टली काम करता है, ठीक है, उसका बिजनेस एथिक्स भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की कि पुराने एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में जो न्यू एम्प्लॉय हमने हायर किया है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली कोई अगर अच्छा काम करेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। तो मैनेजमेंट में उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मैनेजिंग करियर डेवलपमेंट is the process of obtaining, analyzing and recording information about the relative worth of an employee to the organization। मतलब एम्प्लॉई का 360 डिग्री वर्क परफॉर्मेंस हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे ताकि वो और खुश हो जाए और अच्छे से काम करे। अब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं, डेफिनेटली अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लाइक एम्प्लॉई क्या होता है, उसको फीडबैक मिल जाता है कि उसने 6 महीने काम किया तो उसने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया।
हमने जो ट्रेनिंग दी थी उसने उस ट्रेनिंग को यूटिलाइज किया कि नहीं किया, हमने जो लेआउट प्रिपेयर किया था कि आपको 6 मंथ में ये काम करना है उसने किया कि नहीं किया। तो ये क्या होता है, म्यूचुअल वर्क रिपोर्ट को जनरेट करता है। एम्प्लॉयर को भी पता चलता है कि उसका एम्प्लॉय कितना कैपेबल है और एम्प्लॉय को भी पता चलता है कि उसने अपनी स्किल्स को कितना % यूटिलाइज किया। तो क्या होता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में हमें क्या प्लान करना है। क्या इससे बेटर प्लानिंग भी की जा सकती है कि वो एम्प्लॉय उस डेजिग्नेशन को, उस वर्क प्रेशर को झेल पाएगा कि नहीं अगर हमने उसका प्रमोशन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। ठीक है, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के एडवांटेजेस क्या हैं। देखो, अगर एम्प्लॉय सच में बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करता है, तो हम क्या कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ही उसका पोटेंशियल चेक कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम प्रमोशन करते भी हैं तो वो थोड़ा सा बर्डन भी सह लेगा, वर्क फोर्स को भी सह लेगा। सेकेंड, कॉम्पनसेशन, हमको क्या करना है, उसकी सैलरी बढ़ानी है। तो हमने अगर उसका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड देखा है कि सच में वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है, तो हम क्या करेंगे, उसका कॉम्पनसेशन देने का तरीका बढ़ा देंगे या फिर थोड़ा सा उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी हो गया, उसको एक्सपीरियंस भी मिल गया, एम्प्लॉयर्स के पास रिकॉर्ड भी आ गया। हो सकता है कि हम उसका ही रेफरेंस लेकर दो नए एम्प्लॉय को भी हायर कर सकते हैं जो उसकी तरह काम करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। आई होप आपको समझ में आया होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के क्या क्या बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। वही एम्प्लॉई बहुत अच्छा था, हमने सोचा उसको थोड़ा प्रमोशन करना चाहिए, तो हमने क्या किया, जॉब रोटेशन का भी एक ऑप्शन रख लिया कि हमारी ब्रांच में रहकर हो सकता है वो थोड़ा सा बोर हो गया हो, उसको जॉब रोटेशन की ज़रूरत है, उसको सिटी चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी सिटी में एक और ब्रांच है हमारे ऑफिस की, हम उसको वहाँ पर अगर भेज देते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जॉब रोटेशन। According to the Scott and Clothier, a promotion is a transfer of an employee to a job which pays more money on that carries some preferred status. प्रमोशन का डेफिनेटली यही मतलब होता है कि जितनी सैलरी पे अभी एक एम्प्लॉय काम कर रहा था वो कहीं पर भी गया या दूसरी ब्रांच में गया या फिर उसने जॉब ही छोड़ दी या फिर दो कंपनीज के बीच में MOU साइन था कि एक कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है, स्किल डेवलप करती है, ठीक है, और दूसरी कंपनी को सर्कुलेट कर देती है कि हमारे यहाँ का एम्प्लॉय है, आप इसको प्रमोट करके अच्छी डेजिग्नेशन पर हायर कर सकते हो, राइट। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र या प्रमोशन होने से क्या फ़र्क पड़ता है एम्प्लॉय को, पर्पस क्या है प्रमोशन का, तो पर्पस है हमारा म्यूचुअल बेनिफिट, उसमें एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है और एम्प्लॉय का भी फ़ायदा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पर्पस है, इट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अगर हम किसी को बोलें कि आपके अर्न क्रेडिट इतने होंगे विद 6 मंथ तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे, तो एम्प्लॉय क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छा काम करेगा। टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पीपल, अगर हमने बोला कि इतने स्टेज पे आने के बाद हम हर एम्प्लॉय का प्रमोशन करते हैं तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन में हमारी सर्विसेज की जो क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एम्प्लॉय का अगर हमने प्रमोशन कर दिया तो उसको क्या मिलता है, एक अच्छा स्टेटस मिलता है, एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, हम हायर लेवल की वैकेंसीज़ को फिलअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो ये सारे पर्पस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन प्रोसेस को करने के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन कितने प्रकार के होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन का मतलब सेम डिजिग्नेशन पर सेम सैलरी पर हमने उसी एम्प्लॉय को अपनी दूसरी ब्रांच में जाकर पटक दिया, ठीक है, तो वो जिस लेवल पे था वो आज भी उसी लेवल पे, तो क्या हुआ, वो पहले इधर था अब इधर है, तो उसका जो प्रमोशन हुआ उसको क्या बोलेंगे, हम हॉरिजॉन्टल प्रमोशन बोलेंगे। ठीक है, वर्टिकल प्रमोशन की अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉय था वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एज अ क्लर्क काम कर रहा था, ठीक है,
5 साल के अंदर उसने सब कुछ सीख लिया कि क्लर्क लेवल पर काम कैसे करते हैं, मिडिल लेवल पर कैसे काम करते हैं, अपर लेवल पर अगर हम पहुंच गए तो कितनी जॉब रोल्स होंगी, कितनी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, वो सब सीख गया, वो सारे टाइप के काम करने लगा। तो हमने क्या किया, उसको लोअर मैनेजमेंट से लेकर डायरेक्ट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की डिजिग्नेशन ऑफर की, उसको हमने बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, तो उसका प्रमोशन हो गया वर्टिकल, मींस पहले वो लोअर लेवल पे था, अब वो मिडिल लेवल पे आ गया, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्रमोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नीड एंड पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड फुलफिल हो जाती है, हम दूसरे कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, हमने इंटरनली एनालाइज किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको रखना चाहिए या फिर दूसरी ब्रांच में भेज दो या फिर उनको जॉब से निकाल दो। ठीक है, तो ये सब डिसीजन क्या होती है, मैनेजमेंट कमेटीज़ की होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऐसे कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस अराइज हो जाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है। ठीक है, हम उनको अच्छी सैलरी पर हायर किया हुआ था हमने पास्ट में उनको। ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन एकदम से मार्केट ट्रेंड बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई। फॉर एग्जांपल, जब एसबीआई के अंदर टेक्नोलॉजी आई, मीन्स कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, इलेक्ट्रॉनिक पासबुक मशीन आई, एटीएम मशीन आई, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो एसबीआई ने क्या किया कि 2-3 साल के अंदर जो लोग ऑलरेडी रिटायर होने वाले थे, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके, पहले से ही एडवांस में सैलरी पे करके उनको रिटायर कर दिया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था एसबीआई में, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये लोग 2 साल तक रहे तो हम न्यू जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर नहीं कर पाएंगे, तो उनको सारे यंग कैंडिडेट्स चाहिए थे जिनको टेक्नोलॉजी आती हो, जिनको सॉफ्टवेयर चलाना आता हो। तो उन्होंने क्या किया, जो एजेड एम्प्लॉयज़ थे उनको एडवांस में सैलरी देकर रिटायर कर दिया या फिर उनको उस ब्रांच में भेज दिया जहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं था, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र होने से वैकेंसी आई तो उन्होंने न्यू फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड, स्किलफुल कैंडिडेट्स को हायर कर लिया जिनको टेक्नोलॉजी की समझ है। तो ट्रांसफ़र करने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। और अगर आपको ओल्ड एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करना है तो आप ऐसी ब्रांच में ट्रांसफ़र करो जहाँ पर टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। चेंज इन प्रोडक्शन शेड्यूल, स्केड्यूल बदल गया हमारा, पूरी पॉलिसी बदल गई और हमें जो कैंडिडेट्स चाहिए वो हमें क्रिएटिव कैंडिडेट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुराने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पर क्रिएटिविटी का कोई काम नहीं है। तो ये सारे नीड एंड पर्पस एंड बेनिफिट थे हमारे ट्रांसफ़र के। अब हम बात करेंगे कि सेकंड जो रीज़न है हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एम्प्लॉयज़ खुद चाहता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप XYZ एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप 5 साल से इंडिया में ही काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा अगर प्रमोशन हो जाता या फिर इसकी ब्रांच तो यूएस में भी है तो क्यों ना मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पर हो जाए, तो आप खुद ट्रांसफ़र के लिए क्या करते हो, अप्लाई करते हो। ठीक है, तो अगर आपके बॉस को लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप फ़ॉरेन में रह लोगे, फ़ॉरेन में भी अच्छे से काम करोगे, तो आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका यूएस में ट्रांसफ़र कर देता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस सिटी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी फैमिली दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई तो आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जॉब में बहुत होती हैं। ठीक है, आपका एक वॉलंटरी ट्रांसफ़र होता है, दूसरा होता है कंपलसरी ट्रांसफ़र। तो अगर आप चाहो तो सेम डिजिग्नेशन पर दूसरी सिटी में अगर उसकी ब्रांच है तो आप क्या कर सकते हो, खुद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका एम्प्लॉयर अगर सोचता है कि अब आपको दूसरी सिटी में रोटेट करना चाहिए तो वो क्या करेगा, कंपलसरी ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉई का भी बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीज़न क्या है। द नेक्स्ट रीज़न इज़ टू बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। टू मेक द एम्प्लॉयज़ मोर वर्सटाइल, एम्प्लॉई का ओवरऑल डेवलपमेंट कराने के लिए भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। टू एडजस्ट द वर्क फोर्स,
किस एम्प्लॉय को किस ब्रांच में किस डेजिग्नेशन पे रखना, ये काम भी होता है मैनेजमेंट का। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए भी क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र कर देते हैं। पनिश करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये सारी चीज़ें किस में होती है, मोस्टली होती है डिफेंस सेक्टर पे। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनको लग रहा है अरे मेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, मैं काम करूँ ना करूँ सैलरी तो आएगी। ये चीज़ एम्प्लॉयर को पता चली तो उसने सोचा कि मैं अपनी ही दूसरी एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होगा, मैं उसका ट्रांसफ़र वहाँ कर देता हूँ। तो जब उसके ऊपर वर्कलोड आएगा तो उसको समझ में आएगा कि जो सैलरी मैं ले रहा था उसके हिसाब से मैं उस ब्रांच में काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। तो ट्रांसफ़र देने और ट्रांसफ़र लेने के बहुत सारे रीज़न थे जो हमने अभी समझे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, ट्रांसफ़र करने से क्या फ़ायदा है। क्या ट्रांसफ़र करने से सिर्फ एम्प्लॉयर का फ़ायदा होता है? द आंसर इज़ नो। एम्प्लॉई का भी फ़ायदा होता है और एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र के। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, शिफ्ट ट्रांसफ़र, रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र, रिमेडियल ट्रांसफ़र एंड वर्सटैलिटी ट्रांसफ़र। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड हैं। ये सारे टाइप के ट्रांसफ़र हम क्यों परफॉर्म करते हैं? म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, हम दूसरे कैंडिडेट्स को भी हायर कर सकते हैं। कोई अगर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको वॉलंटरी ट्रांसफ़र लेना है, तो ये सारी चीज़ें होती है कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करने के लिए, स्किल एनहांसमेंट के लिए, ओवरऑल करियर डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा। For any further query and doubts, you can mail us on pragati.kachi@dau.in. Have a knowledgeful day ahead. Thank you. We'll meet you soon in a next lecture. Okay, bye. स्वाध्यायः